हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आई होप आज आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आज आपके सामने लेके आया हूँ 20वां चैप्टर आर्यन तारकेजा बुक का, जो कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे थे। केवीएस का एग्ज़ाम आ रहा है केंद्रीय विद्यालय का, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग बड़े ध्यान से, जिन्होंने बीएड कर लिया और केवीएस का एग्जाम डाला है, वो समझ लें कि इस चैप्टर से उनको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। बाकी सारे चैप्टर जो केवीएस में आते हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करा रखे हैं। ये चैप्टर नहीं कराया था और आज तक नहीं कराया है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है डाटा सफिशिएंसी। अब इस चैप्टर की एक खासियत है। चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या बताया? चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया डाटा सफिशिएंसी। खासियत यह है इस चैप्टर की, हिंदी में इसे बोलते हैं आंकड़ा पर्याप्तता या आंकड़ों की पर्याप्तता, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आंकड़ा पर्याप्त है, आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि आपको सिर्फ इसमें ये बताना है कि किस डाटा का यूज करके आप आंसर बता सकते हो या आंसर नहीं बता सकते। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद दो डाटे दिए जाएंगे। आपको बताना है क्या पहले वाले का यूज करके आप आंसर बता पा रहे हो, या दूसरे वाले का यूज करके आप आंसर बता पा रहे हो, और या फिर ना पहले से बता पा रहे ना दूसरे से, क्या दोनों को मिला के आप बता पा रहे हो। ये चीजें आपको कुछ बतानी होंगी। केवल एक से आंसर, मतलब कोई क्वेश्चन देगा जिसमें जानकारी अधूरी देगा, कोई क्वेश्चन देगा जिसमें जानकारी अधूरी देगा और फिर नीचे कुछ उसके ऑप्शन दे देगा। देन आपको बताना होगा कि अगर मैं इसका यूज कर लेता हूं तो क्या आंसर आ रहा है मेरा। अगर डाटे से आ जाता है आंसर तो ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा। अगर पहले से नहीं आया, दूसरे से आ गया, दूसरा हो जाएगा। अब पहले से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने दोनों का यूज कर लिया, दोनों डाटा का यूज कर लिया, तो आंसर आ गया। बोले दोनों से मिला के आ गया। और अगर दोनों को मिलाने के बाद भी नहीं आया तो बोले दोनों से भी नहीं आ रहा। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। अब इस चैप्टर की खासियत ये है, इस चैप्टर से आपको जितने चैप्टर मैंने अब तक कराए हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्शन। इस चैप्टर में डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड, इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड, इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ, इस चैप्टर में रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था। फिफ्थ, इस चैप्टर में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ये नॉर्मल चैप्टर बता रहा हूं आपको भी। नेक्स्ट आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बाद अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन डायरेक्शन रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट और एज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग अभी कराया था, उसके क्वेश्चन आएंगे। मेनली तो आप ये समझ लो कि ये 6 चैप्टर तो है ही हैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, एज, मेनली तो इनसे आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 1-2 चैप्टर और हैं जिनका यूज करके वो आंसर आपसे पूछ सकता है। मेनली ये चैप्टर है, तो आपको पता है ये सारे वो चैप्टर हैं जिनके बिना आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि रीजनिंग में अगर यूपी पुलिस की बात करें या मतलब एसएससी की बात करें, केवीएस की बात करें, सुपर टेट की बात करें, ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं। हाँ सी नेक्स्ट कैलेंडर रह गया, क्लॉक रह गया। ये जो मैंने मेनली चैप्टर लिखे हैं आपके सामने, ये वो चैप्टर है कि इन्हें बिना पढ़े आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। रीजनिंग अगर आ रही है उसमें तो क्यों? बिकॉज हर पेपर में एसएससी की बात करूं तो डायरेक्शन रिलेशन एक क्वेश्चन मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, रैंकिंग का 1 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन मिलता है। कैलेंडर क्लॉक से आजकल एसएससी में नहीं आते, लेकिन यूपी पुलिस में मिलेगा ही मिलेगा। आप बात कर लो क्या कहते हैं इसके बाद केवीएस की, या फिर आप बात कर लो सुपर टेट की, या आप किसी भी एग्जाम की, ए टू जेड किसी भी एग्जाम, सीआरपीएफ, अब एमटीएस का एग्जाम आया हुआ है, किसी भी एग्जाम की आप बात करो, ये जो चैप्टर लिख देना इनका 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि मैं सारे चैप्टर तो करा चुका हूं ऑलरेडी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। इनके सहायता से इस चैप्टर में मैं इन सभी का रिवीजन करा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे चैप्टर नहीं आते तो आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस चैप्टर का अपना कुछ है ही नहीं। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन डाल दिए और कुछ डाटा अधूरा छोड़ दिया है, और आपसे पूछ लिया किस डाटा का यूज करूं जिससे आंसर आ जाए। तो आंसर पहले आना, आपको निकालना आंसर आना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गई बात की आप कौन कौन चैप्टर पढ़ने वाले हो। अब क्वेश्चन कैसे करने, तो क्वेश्चन साइड में दिखाई देंगे। आपको पता है आर्यन तारकेजा बुक का 20वां चैप्टर है, बुक ही सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन साइड में दिखाई देंगे। आज सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, 5-6 चैप्टर उसमें आ जाएंगे। एंड देन फिर कल अगली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डन। तो एक एक करके सारे चैप्टर कराता हूँ और आपकी रीजनिंग की बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर मैं कुछ और ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी ना बच्चे काफ़ी मन नहीं था मेरा, मैं बीच में बंद करने वाला था वीडियो, बट आप लोग का प्यार मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा
ये कहे कि सर ने नहीं कराई, वीडियो छोड़ दिए, तो मैं कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे कराऊंगा, चाहे अब उसके लिए मुझे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हो सकता है चैनल बंद हो जाने वाले समय में, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग का प्लीज़ प्यार मिलते रहना चाहिए, सपोर्ट करते रहना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप पे, इंस्टा पे शेयर, सब जगह शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि पूरा कोर्स हर बच्चे के पास पहुँच सके। तो आप लोग का प्यार अगर नहीं मिलेगा तो फिर मन नहीं करेगा बनाने का। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना कि जुड़े और वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी मन करेगा और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं। साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई इश्यू हो, कोई परेशानी हो, आपको मैंने नंबर प्रोवाइड करा रखा है, आप मुझे सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। बस मेरे नाम जो आपको चैनल पे दिख रहा है, बस मेरा वही नाम है। आप कहीं भी आप मेरा नाम सर्च करिए, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा, मेरी सारी प्रोफाइल्स आपको दिख जाएंगे, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। सिर्फ इसी चक्कर में, ताकि कोई बच्चा अगर व्हाट्सअप नहीं चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टा, जो भी वो चलाता है उसके जरिए, क्योंकि फ़ोन चला रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है मुझे तो फ़ोन चला रहा है, और फ़ोन चला रहा है तो कुछ ना कुछ तो चलाता है, वो सोशल मीडिया कहीं भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बेटा साइड में दिखेंगे, अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, कैसे ऑप्शन मिलते हैं, सॉरी इसमें आवाज़ कैसे आ गई मुझे नहीं पता, लॉक खोलने के बाद चल गया गाना, ऐड आ गया। देखिए क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले साइड में पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको दिया गया, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब वही कि क्वेश्चन दे दिया और कौन से कथन से आपका आंसर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, मतलब दोनों से आंसर आ रहा है, केवल 1 से आ रहा है, या 1 और दोनों को मिला के भी नहीं आ रहा, या फिर केवल 2 से आ रहा है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आरआरबी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन था कि टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। क्या क्वेश्चन है? टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। और पहला कथन क्या बोला सुना, मैं पहले पे चेक करूंगा क्या मुझे पता चल रहा है। पहले कथन में बोला टी डब्ल्यू से बड़ा है, बेटा बना दिया टी डब्ल्यू से बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने वी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि तीनों में बड़ा कौन है? जब वी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब आप नहीं बता सकते कि सब में बड़ा कौन है, क्योंकि हो सकता है वी आगे आ जाए, और वी नहीं आएगा तो टी बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपको पता नहीं चला, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। ठीक, अब मैं दूसरे से चेक करूंगा। दूसरा क्या था? डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है। अब डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है तो इसमें टी नहीं दिया, दूसरे वाले में टी नहीं दिया, तो डब्ल्यू बड़ा है या टी बड़ा है आपको नहीं पता, यानी कि दूसरे वाले से भी आंसर नहीं आया। तो ना तो केवल 1 से आया, ना केवल 2 से आया, लेकिन तो 1 भी आंसर नहीं है, 2 भी नहीं है, केवल 1 से भी नहीं आया, 2 से भी नहीं आया। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को जोड़ के देखूंगा कि अगर मैं दोनों कथनों का यूज कर लूं। तो पहले कथन में बोला था टी डब्ल्यू से बड़ा है, और दूसरे में बोल दिया डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है। तो डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, डब्ल्यू आगे हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है। बेटा कौन आ गया सबसे बड़ा? टी। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन आ गया? टी। कब आया ये आंसर? आप कब बता पाए? जब आपने दोनों कथनों का यूज किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, मतलब दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कैसा क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ देखो, एक चैप्टर लिखना भूल गया था, ऑर्डर टेस्ट। रैंकिंग का अगला चैप्टर है ऑर्डर, या रैंकिंग में भी मिल सकता है, तो ये उसमें का क्वेश्चन है। कौन सा बड़ा है आपको बताना था। पहले से भी आंसर नहीं आया, केवल 1 से भी नहीं आया, केवल 2 से भी नहीं आया, लेकिन जब मैं दोनों को डाटा यूज किया तो दोनों को मिला के आंसर आ गया। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों डाटा पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज का। क्वेश्चन साइड में बदलते रहेंगे, देखते रहना आप लोग, और बस आंसर में बताता रहूंगा। ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोला राजेश के जन्म का वर्ष क्या है, यानी कि राजेश किस वर्ष पैदा हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। ठीक है भाई, बता सकते हैं हम लोग, कैसे बता सकते हैं। आपसे बोला वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब देखो, जो राजेश है, अगर मैंने उसकी वैल्यू x मान ली सपोज करो, तो राजेश अपने पिता, राजेश के जो पिता हैं उनकी वैल्यू अगर मैंने x मान ली, और आपसे बोला है राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि राजेश की कितनी हो जाएगी? x - 25। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आपसे बोला राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई। राजेश की एक बहन है जो कब पैदा हुई है? 1974 में पैदा हुई है। ठीक है, अब आपको ये बताओ राजेश के जन्म का वर्ष क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या था? राजेश के जन्म का वर्ष क्या है। पहला जो कथन दिया था वो ये था वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब राजेश 25 वर्ष छोटा है, क्या इससे आपको ये पता चला कि राजेश किस वर्ष पैदा हुआ? बोले नहीं सर, नहीं चला। मैं दूसरे वाले पे चेक करता हूँ। दूसरे वाले में बोला राजेश की बहन 1974 में पैदा हुई और अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। अगर अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, यानी कि इसके पिताजी 35 वर्ष पहले पैदा हुए होंगे।
छोटी का मतलब बाद में पैदा हुई है ना। तो अगर ये 1974 में पैदा हुई है तो इसके जो पिताजी हैं वो इससे 35 वर्ष पहले पैदा हुए होंगे, क्योंकि 35 वर्ष छोटी है। तो आपने 35 माइनस कर दिया बेटा, 14 में से 5 गया 9, इधर 6 में से 3 गया 3, इधर बचा 18, सॉरी 6 में से 3 गया 3, 1900, यानी कि 1939 आ गया। यानी कि पिताजी जो पैदा हुए वो कौन से में पैदा हुए, 1939 में। लेकिन क्या दूसरे वाले तर्क कथन से आपको ये पता चला कि जो राहुल है वो किस जन्म पदा, बोले नहीं सर ये पता नहीं चला। तो ना तो पहले से आंसर आया ना दूसरे से आंसर आया। तो आप इन दोनों को मिला के देखो। जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया तो आपको पता चल गया पिता की वैल्यू कितनी आ गई x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले पिता की वैल्यू मुझे पता चल गई, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1939। आपसे बोला है राजेश जो था वो कितने वर्ष छोटा था, 25 वर्ष छोटा था। अगर राजेश 25 वर्ष छोटा है, यानी कि पिताजी 1939 में पैदा हुए हैं, वो 25 वर्ष छोटा है, तो 25 वर्ष बाद पैदा हुआ होगा। आपने इसमें 25 जोड़ दिए, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 1964। यानी कि जो राजेश पैदा हुआ वो कब पैदा हुआ, 1964 में। आ गया आंसर, बोले आ गया। लेकिन कब आया आंसर, आंसर तब आया बेटा जब मैंने 1 और 2 दोनों का यूज किया। केवल 1 से चेक किया तो पिता से 25 वर्ष छोटा है, पता नहीं चला। केवल 2 से चेक किया तो पिता राजेश के बारे में कोई बात ही नहीं करी, उससे भी आंसर नहीं आया। जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया तो एक में बोला था कि भैया 35 वर्ष छोटी है बहन, यानी कि आपको पता चल गया पिताजी 1939 में पैदा हुए। और दूसरे से आपको पता, पहले वाले से पता था कि वो 25 वर्ष छोटा है, तो अगर पिताजी 1939 में पैदा हुए हैं तो राजेश 25 वर्ष बाद पैदा हुआ होगा, तो मैंने 25 जोड़ दिया, यानी कि वो कब पैदा हुआ होगा 1964 में। तो कब आया आंसर, जब मैंने दोनों कथनों को जोड़ा। तो आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों का डाटा पर्याप्त है। ऑप्शन दिख ही रहे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कौन सा बताएंगे, बोले ऑप्शन ए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात, बहुत आराम से करा रहा हूँ। एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन था, रेलवे में ज्यादातर आते हैं, बैंकिंग में ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, एसआई में आते हैं, यूपी पुलिस में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और अब केवीएस के सिलेबस में भी दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सबका मिक्सचर है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना। और जहां दिक्कत हो, जहां कोई भी परेशानी है A to Z, मैं यहाँ हूँ, बस मुझे बता देना कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं उसको आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर, आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो क्वेश्चन, या फिर आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन आप देखो, अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक कैलेंडर का आ गया पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर कौन सा, रैंकिंग का, अरेंजमेंट ऑर्डर टेस्ट का आ गया, बड़ा छोटे वाला आ गया। अब तीसरा आ गया चैप्टर, देखो ब्लड रिलेशन। हर क्वेश्चन में अलग चैप्टर आ रहा है ना। तो ब्लड रिलेशन क्या है, यदि n की बहन m है, तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बराबर के होते हैं वो बराबर वाली लाइन में आते हैं, जो आपसे छोटे होते हैं वो नीचे जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो उसने बोला बहन, बहन कहेंगी बराबर में, क्योंकि बहन बराबर होती है। तो उसने बोला यदि n की बहन m है, तो बेटा अगर n की बहन m है तो बराबर वाली लाइन में आ गई। तो n o से किस प्रकार संबंधित, क्या पूछा है, n जो है o से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन o कहाँ आएगी आपको नहीं पता, लेकिन n का संबंध बताना है, किससे बताना है, o से, ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा पहले कथन पे, m की पुत्री o की नातिन है। अब उसने बोला m की जो पुत्री है वो o की नातिन है, यानी कि o ऊपर आएगा, ठीक, पुत्री है, तो यहां पे मैं ऐसे बॉक्स बना दिया। किसकी नातिन है, o की नातिन। नातिन कौन होती है बेटा, नातिन होती है बेटी की बेटी, यानी कि m के ऊपर आ गई o ऊपर आ गया। अब वो लड़का लड़की आपको नहीं पता, आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि n o से किस प्रकार संबंधित है। अब एक बात बताओ बेटा, n का संबंध बताना है, किससे बताना है बेटा, o से बताना है। अगर o से बताना है तो आपने देखा o की बेटी, अब बेटी की बहन होती तो ये बेटी हो जाती, और बेटी का भाई होता तो ये बेटा होता, लेकिन n का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि n की बहन m है, लेकिन n लड़का है या लड़की आपको नहीं पता, इस पे जेंडर क्लियर नहीं है, ना माइनस का चिन्ह ना प्लस का। माइनस का चिन्ह आता है लड़की के लिए और प्लस का चिन्ह आता है लड़के के लिए, क्योंकि यहाँ क्लियर ही नहीं है, इसका मतलब आप पहले वाले से आंसर नहीं बता पा रहे, ठीक। अब पहले वाले से अगर आंसर नहीं बता पा रहे तो यानी कि पहले वाले से आंसर नहीं आया, पहला वाला कट गया। अब मैं दूसरे वाले पे चेक करूंगा, एन एम ये ऑलरेडी मौजूद था, तो ये मैंने ऐसे बना छोड़ दिया। दूसरे में क्या बोला, एम का भाई एन है। अब एम का भाई एन है, मैंने ये बना दिया। क्या इससे आपको ओ आया, तो दूसरे कथन में तो ओ आया ही नहीं, यानी कि इससे भी आंसर नहीं आ रहा। तो ना तो पहले से आया ना दूसरे से आया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब पहले से भी नहीं आया दूसरे से भी नहीं आया, मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। जैसे ही मर्ज करूंगा तो एन कौन आ गया बेटा, लड़का आ गया, ये बना दिया आपने। एम तो था ही, एन प्लस हो गया, बस दूसरे वाले से पता चल गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था एन का ओ से क्या संबंध है। तो देखो बेटा, ओ की बेटी और बेटी का भाई, बेटी का भाई कौन होता है, बेटा, बेटी का भाई कौन होता है, बेटा। आंसर आ गया, बोले हाँ सर आ गया। कौन से ऑप्शन से आया बेटा, बोले दोनों को मिला के आया, और दोनों को मिला के आया तो आंसर क्या हो जाएगा,
बोले दोनों कथन आवश्यक है, और दोनों कथन आवश्यक है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, और डी कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साइड में दिख रहा है देखो, ठीक है, ऑप्शन सब साइड में दिख रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, मैं सिर्फ यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब देखो ये और बढ़िया, क्यों बढ़िया, क्योंकि इसमें उसने और दिक्कत दी थी कि अब आ गया कोई नहीं, चौथा चैप्टर, 3 चैप्टर देखो रिवाइज हो गए 3 क्वेश्चनों में, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए अभी, 3 चैप्टर हो गए 3 क्वेश्चनों में। अब चौथा चैप्टर आ गया, क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे बेटा, है ना, देखते रहना उन्हें। चौथा क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन है सन की कूट संख्या पहचाने। किसकी बेटा, सन की, SUN। सन का कोड क्या होगा ये बताना है, ठीक है भाई, बता देंगे सर, क्या दिक्कत है। पहला कथन दिया कि जो गन को लिखा गया है वो लिखा गया है HUN, बोले ठीक है, और टन को जो लिखा गया है वो लिखा गया है UUN। अब मैं चेक करूंगा क्या इससे मेरा आंसर आ रहा है, तो आप देखोगे सर G से H UNF ही छोड़ दिया, T से U UNF ही छोड़ दिया। बोले हाँ सर पैटर्न पता चल गया मुझे, क्या हो रहा है, बोले सर पहले कथन से मुझे पता चला कि हो ये रहा है कि पहले वाले पे तो एक अगला लिख रहे हैं और बाद वाले दोनों ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, TUN। बोले हाँ सर आ गया, कौन से आया, पहले से। अब मैं दूसरे पे चेक करूंगा, दूसरे से तो नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है कि एक और दो दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा हो, एक से तो आ गया, एक से तो आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे पे चेक करता हूँ, दूसरे बोला सन पूर्व से उदय होता है। अब बेटा सन पूर्व से उदय होता है, इससे क्या आपको कोड पता चला, बोले नहीं, दूसरे वाले से नहीं आया, दूसरे वाले से नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक से डाटा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, केवल एक। केवल एक कौन से ऑप्शन में दिया है बेटा, बोले सर केवल एक दिया है बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन एक पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है, किस लिए पर्याप्त है, बोले इसका कोड बताने के लिए पर्याप्त है, जो कि क्या निकल के आ गया, TUN। तो आपका आंसर हो जाएगा कथन एक का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। अब 5 और 6 एक साथ है, सेम क्वेश्चन करना है। क्या करना है, देखो आपको अब जो क्वेश्चन दे दिया, अब ये 4 चैप्टर हो गए थे, 5वां चैप्टर देखो डायरेक्शन। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जितने चैप्टर के मैं नाम लिखवाए थे सारे चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल में। तो चलो ये लिखे रहने देता हूँ, साइड नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन। 5वां क्या बोला है आपसे बोला है गांव टी के संदर्भ में गांव आर किस दिशा में, टी से आर किस दिशा में आपको बताना है, टी से आर किस दिशा में, ठीक है। पहला देखिए, पहला बोला एफ आर के पूर्व में है, एफ जो है अगर आर के पूर्व में है बेटा तो आर ये आ गया, एफ ये आ गया। फिर बोला और गांव एच गांव टी के दक्षिण में, एच टी के दक्षिण में, लेकिन कहां आएगा ये आपको नहीं पता, एच टी के दक्षिण में मैंने बना दिया, लेकिन कहां, यहां जोड़ूं, ऊपर जोड़ूं, नीचे जोड़ूं, कहां जोड़ूं कुछ भी नहीं पता मुझे, उसको मैंने अलग से बना दिया। लेकिन इससे क्या आंसर आया, क्या आपको पता चला TRC की दिशा में, बोले सर नहीं पता चला, तो पहले वाले से आंसर नहीं आया। मैं दूसरे पे चेक करूंगा, दूसरे में बोला M आर के उत्तर में है, मैंने बना दिया M आर के उत्तर में है, और गांव टी के दक्षिण में है, M आर के उत्तर में है और टी के दक्षिण में है, यही तो बोला सर, M गांव M आर के उत्तर में है और गांव टी के दक्षिण में। डायग्राम बना दिया आपने। आपसे क्या पूछा था बेटा, आपसे पूछा था टी के संदर्भ में आर किस दिशा में, तो टी के संदर्भ में आर किस दिशा में हो गया, बोले सर नीचे हो गया, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। बोले क्या दूसरे वाले से आंसर आ गया, बोले हाँ आ गया। किससे आया, दूसरे वाले से, और दूसरे वाले से आया तो आंसर क्या हो जाएगा, बोले केवल कथन 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और केवल कथन 2 किसमें दिया है, बोले ऑप्शन बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन साइड में दिख रहा है, केवल कथन 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। छठे पे आते हैं बेटा, छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखते रहना, जहां दिक्कत हो मुझे बताना। पहले वाले से आंसर नहीं आया था, दूसरे वाले से आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बोला छठा क्वेश्चन, अलग अलग ऊंचाई वाले A B C D और E में सबसे लंबा कौन है। 5 लोग दिए, सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। पहला बोला C केवल B से नाटा है, C केवल B से नाटा है, यानी कि बाकी सारे इसके पीछे जाएंगे। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था सबसे लंबा कौन है। अब एक बात बताओ बेटा, C अगर केवल B से नाटा है, इसका मतलब इसके आगे और कोई नहीं आ सकता। क्यों, अगर इसके आगे कोई और आ गया तो ये उससे भी नाटा हो जाएगा, और C केवल B से नाटा है, इसका मतलब सबसे लंबा कौन हो गया, B हो गया। आपसे क्या पूछा था कि सबसे लंबा कौन है, तो पहले वाले से आंसर आ गया, बोले हाँ सर आ गया, क्योंकि यही तो पूछा था सबसे लंबा कौन है, बोले पता चल गया कौन है सबसे लंबा, B। आंसर क्या हो गया, B। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ, दूसरे में क्या बोला, दूसरे में बोला A D और E से लंबा है। अब A D और E से लंबा है, लेकिन इससे आंसर नहीं आया, तो दूसरे वाले से आंसर नहीं आया।
और बेटा मैं दोनों को तब जोड़ता हूं जब पहले वाले से भी नहीं आया होता, क्योंकि पहले वाले से आ चुका है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल डाटा एक पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर जाएगा कि एक के डाटा पर्याप्त। कुछ कहेंगे सर ए डी और ई से लंबा है तो यहां रख दो ए डी और ई। बोले रख दो बेटा, लेकिन मैं क्यों जोड़ूं जब मेरा पहले ही आंसर आ चुका है पहले वाले से, तो मैं इन दोनों को क्यों जोड़ूंगा। जोड़ते हम तब हैं जब ना तो पहले से आंसर आता है ना दूसरे से आंसर आता है। जब किसी एक से आंसर आ चुका होता है तो मैं दूसरे को नहीं जोड़ता, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। किसी एक से भी आंसर आ चुका होता है तो मैं दोनों को नहीं जोड़ूंगा। जोड़ते कब है, जब ना एक से आता है ना दो से आता है, तो जोड़ के चेक करता हूं, क्योंकि यहाँ एक से आ चुका है तो दूसरे को जोड़ूंगा नहीं, डायरेक्टली आंसर करूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक डाटा पर्याप्त है, ठीक है। सातवां देखो बेटा, अब आ गया सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 5-6 चैप्टर हो चुके हैं। अगला चैप्टर देखो सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या बोला, एक व्रत में 5 लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ई किनके बीच में बैठा है। एक व्रत है, इसमें 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ई किनके बीच में बैठा है। बोले ठीक है। पहला कथन बोला उसने, बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। बी के बाएं और ए के दाएं, बेटा अंदर की तरफ फेस मान के चलते हैं, जब नहीं दिया होता तो अंदर की तरफ फेस मानूंगा। तो बी का, अगर बी अंदर देख रहा है दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, और ए इधर देख रहा है बायां ऊपर जाएगा, दायां नीचे हो जाएगा। तो बी के बाएं और ए के दाएं जो बैठा है वो एक ही इंसान है, लेकिन वो कौन है क्या पता है आपको, बोले नहीं पता, यानी कि पहले वाले से आंसर नहीं आया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, डी बी के दाएं बैठा है। अब डी बी के दाएं बैठा है तो डी मैंने यहां बना दिया, डी बी के दाएं बैठा है, लेकिन ए के बारे में अभी कुछ नहीं पता मुझे। क्या इससे मुझे ये पता चला कि ई कहां बैठा, बोले नहीं पता चला। दूसरे वाले से भी आंसर नहीं आया। तीसरे में बोला ए ई और सी के बीच में बैठा है। अब ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। मैं अभी इसको मतलब नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तीनों तो हट गए क्योंकि पहले से भी आंसर नहीं आया, दूसरे से भी आंसर नहीं आया। ए ई और सी के बीच में बैठा है। अब ए अगर ई और सी के बीच में, तो ई इधर सी इधर, या फिर सी इधर और ई इधर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तीसरे वाले से भी आंसर नहीं आया। जब तीसरे से भी आंसर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे कोई से 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2 को जोड़ के क्या आंसर आ रहा है, तो ए और 1 और 2 में देखो ई आ ही नहीं रहा, और जब ई आ ही नहीं रहा है मतलब आप पहले 2 से तो आंसर नहीं बता सकते, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन था केवल 3, केवल 3 से भी नहीं आ रहा। अब बी ऑप्शन बचा, बी था 1 और 3, क्या 1 और 3 को जोड़ के आंसर आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, क्या 1 और 3 से आंसर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। पहला क्या था, बी के बाएं और ए के दाएं एक ही व्यक्ति बैठा है, ठीक है भाई, बी के बाएं और ए के दाएं एक ही व्यक्ति बैठा, पता चल गया। फिर उसने बोला कि ए ई और सी के बीच में बैठा है। अब ए ई और सी के बीच में बैठा तो या तो ई सी ऐसे होगा या ई सी ऐसे होगा। अब ई और सी तो यहीं आएंगे, तो बचा कौन, डी, डी कहां आ गया, यहां आ गया, खत्म हो गई बात। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था ई किनके बीच में बैठा है, ई किनके बीच में बैठा है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम यह है कि ई का स्थान क्लियर ही नहीं है। अगर ई को यहां मानोगे तो ए और बी के बीच में बैठेगा, और ई को यहां मानोगे तो ए और डी के बीच में बैठेगा। यानी कि क्योंकि ई का स्थान क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं बता पा रहे किसी भी ऑप्शन से, कोई से भी 2 मान के भी आप आंसर नहीं बता पा रहे। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, यानी कि डाटा अपर्याप्त है, तथ्य अपर्याप्त, मतलब किसी भी तथ्य को जोड़कर, कोई से 2 जोड़कर भी आंसर नहीं आ रहा, तो तथ्य अपर्याप्त है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 8 और 9। क्लियर, कोइंसिडेंस का और वैलिडेशन का क्वेश्चन, ये मैं रफ कर देता हूं बेटा। 8 और 9 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं आपको, साइड में दिख रहे हैं, देखो 8 और 9 क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको क्या बताना है, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, एक कोइंसिडेंस का क्वेश्चन दिया है, दूसरा आपका वैलिडेशन का क्वेश्चन दिया है। आखिरी क्वेश्चन है ये दोनों इस चैप्टर के, मतलब एग्जाम्पल इस बुक के 9 ही एग्जाम्पल दिए हैं, और आपके समझ में आ चुका है क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर मैं आपको जब कल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको अच्छे से हो जाएंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, क्या बोला उसने बोला है कोड भाषा में कम का कोड क्या है, किसका बेटा, कम का कोड पूछा है, कम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। पहला डाटा क्या दिया उससे चेक करते हैं। पहला दिया पिट ना जा ओड, और इसको लिखा है यू में कम है, यू में कम हेयर। बेटा अब आप कहोगे सर राइटिंग या वो कुछ, तो प्लीज यार क्वेश्चन साइड में दिख रहा है तो मेरी राइटिंग जज मत करो। मैं स्पीड के चक्कर में राइटिंग पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं आराम आराम से लिखूंगा, राइटिंग मेरी भी अच्छी हो जाएगी, आप जानते हो। लेकिन
प्लीज आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो आपको क्वेश्चन साइड में दिखा रहा हूँ, राइटिंग आप मत देखो, आप उधर देखो क्वेश्चन, इधर देखो ही मत, ठीक है। एक आध बच्चा बोलेगा सर राइटिंग, इसलिए प्लीज मत बोलो, उधर देख लो, उधर क्वेश्चन दिख रहे हैं, वहां से राइटिंग अच्छी चाहिए, वहां तो छपा हुआ है, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, उस पर ध्यान दो, इस पर मत दो, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, क्या आप मुझे इससे बताओ, इससे क्या कम का कोड बता सकते हो? नहीं सर कुछ भी हो सकता है, अब मैं कैसे बता दूं, तो इससे मुझे आंसर नहीं पता चल रहा। दूसरा क्या था, दूसरा था जा टा टर, जा टा टर, और इसका कोड क्या लिखा, इसका कोड लिखा कम एंड गो, कम एंड गो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कम एंड गो से आप इसमें से कोड बता सकते हो? तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो केवल 2 से भी आंसर नहीं आया, केवल 2 से भी नहीं आया। अब तीसरा क्या है, तीसरा है OD NAPITTER, इसमें क्या दिया, यू में गो हैम, यू में गो होम। क्या इससे पता चल रहा है? इसमें तो कम है ही नहीं, तो इससे भी आंसर नहीं आया, तो ना तो 1 से आया, ना 2 से आया, ना 3 से आया। लेकिन जब 1 2 3 से नहीं आया तो अब जोड़ के तो आ सकता है, जोड़ के तो आ सकता है। तो मैं देखूंगा पहले और दूसरे में, देखो पहले दूसरे में कम कॉमन है, कम यहाँ है और कम यहाँ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में कम कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? बोले हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये देखो जरा, तो ये JA है बेटा, हाँ JA है, तो इन दोनों में सर JA कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। देखो पिटना और सब कुछ गलत है, तो दोनों में कम कॉमन था, दोनों में इधर क्या कॉमन था, जा, तो कम का कोड निकल के आ गया, क्या निकल गया, कम का कोड जा आ गया। किससे आ गया बेटा, पहले और दूसरे से आ गया, तीसरे की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो जब पहले और दूसरे से आंसर आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल कथन 1 और 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर? और कथन 3 का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 से आपका आंसर आ रहा है, जिनमें कम कॉमन है उससे निकाल लेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नवा क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्लियर? ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई, 20-25 मिनट की क्लास हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की क्लास हुई होगी। मुझे अभी लगता नहीं है कि आधा घंटा हुआ होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, मैं कितने समय में कराता हूँ, तो अभी आधा घंटा हुआ नहीं होगा जितना मुझे लगता है। 28-27 मिनट हो रहे होंगे। आधे घंटे की वीडियो आपकी, आधे घंटे में सारे एग्जाम्पल करा दिए आपको, खत्म हो जाएगी, और आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हो रीजनिंग के लिए, है ना, इतना तो चलता भी है। अब क्या बोला, डी के कितने पुत्र हैं, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, क्या पूछा है, डी के कितने पुत्र हैं। पहला दिया बी तथा एफ ए के भाई हैं। बेटा बी और एफ जो हैं वो ए के भाई हैं, तो बराबर वही लेने, दोनों लड़के हैं। लेकिन क्या इससे पता चला डी के कितने पुत्र हैं, नहीं पता चला, तो पहला वाला आंसर नहीं आ रहा। दूसरा सी ए और एफ की बहन है, सी ए और एफ की बहन है, तो सी ए और एफ की बहन है, बराबर में, लेकिन इससे भी ये पता नहीं चला डी के कितने पुत्र हैं, तो इससे भी आंसर नहीं आया, दूसरे से भी आंसर नहीं आया। तीसरा सी ई और डी की पुत्रियां हैं, सी जो है ई और डी की पुत्रियां, सी ई डी की पुत्र है, सी तथा ई डी की पुत्र है, सी तथा ई डी की पुत्र है, तो डी की पुत्रियां हैं सी तथा ई, तो सी और ई यहां के लिए तीसरे वाले से भी आंसर नहीं आया। जब तीसरे से भी आंसर नहीं आया तो आपने कोशिश करी जोड़ने की, कि जोड़ के चेक करते हैं। तो 1 और 2 से अगर मैं चेक करूंगा कि दोनों को मिलाता हूं, पहला बोला था बी तथा एफ ए के भाई हैं, और दूसरा बोला सी ए तथा एफ की बहन है, तो सी ए तथा एफ की बहन, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इससे डी के कितने, डी आए नहीं, और डी आए नहीं तो पहले दूसरे से आंसर नहीं आएगा। मैंने सोचा कि दूसरे और तीसरे से निकालूं, तो सी ए तथा एफ की बहन है, सी ए तथा एफ की बहन है। फिर बोला सी तथा ई डी की पुत्र है, फिर तथा ई डी की पुत्र है, लेकिन इससे भी ये पता नहीं चला क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ए लड़का है लड़की आपको नहीं बता, तो कितने पुत्र हैं आप नहीं बता सकते, तो इससे भी आंसर नहीं आया। मैं तीनों को जोड़ दूं तो तीनों तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ए का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर भी ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी कि इससे भी आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों कथनों का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन कौन सा है जरा चेक कर लो, तीनों कथनों, हाँ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बी क्यों, क्योंकि बेटा तीनों को मिलाने के बाद क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ए लड़का होगा तो आंसर आएगा 3, और ये लड़की होगी तो पुत्र आएंगे 2, यानी कि आपने देखा कि ए को जब जेंडर क्लियर नहीं है, मतलब आप नहीं बता सकते कि भैया डी के कितने पुत्र हैं, और नहीं बता सकते तो तीनों का डाटा मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन साइड में हट गया और ये दिखना स्टार्ट हो गया आपको मेरा नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, टेलीग्राम, सब कुछ। ये क्यों दिखाता हूं हर वीडियो में, इसलिए दिखाता हूं, काफी बच्चे हैं जो अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब इंडिया में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। अब विश्व में मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो ऑफकोर्स इंडिया के बाहर वाले लोग शायद ना समझ पाए, बट इंडिया के बच्चे ज्यादातर हिंदी जानते हैं, वो डेफिनेटली समझ लेंगे। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को मैं कोशिश करता हूँ
बिल्कुल नॉर्मल तरीके पे समझाने की, कोई टीचर पना झाड़ता नहीं हो यहाँ पे। बहुत अच्छे से प्यार से आपको एक फैमिली मान के कोशिश करता हूँ समझाने की, क्योंकि आप मुझसे समझने की कोशिश करोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा कि आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं सक्सेसफुल, और मेरी वीडियो देख के आपकी जॉब लग जाएगी तो आप सक्सेसफुल। मेरा मकसद है सिर्फ आपकी जॉब लगवाना। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो मेरा पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार। और जॉब कब लगेगी? जब आप दिल से पढ़ोगे, मेहनत करोगे। क्लियर? तो आप लोग दिल से पढ़ो, मेहनत करो। कोई भी इशू हो तो ये दिख रहा है, मैंने टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स भेजता हूँ, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग के तो नहीं लगेगी जॉब, तो करंट अफेयर टेलीग्राम पे भेजता हूँ डेली के। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, हर चैप्टर की लगभग पड़ी हुई है जो आते हैं। जीडी का भी मैंने साइड डाली थी, धीरे धीरे मैं सारी अवेलेबल कराऊंगा आपको। टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता रहता है, वीडियो की लिंक देता रहता हूँ और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देता रहता हूँ। पहले के क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी। बात करते हैं आगे। इंस्टाग्राम क्यों बोल रहा हूँ? आपके प्यार की वजह से यूट्यूब पे 2000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा है चैनल, क्योंकि अभी मैंने बोर्ड भी बढ़ा भी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका प्यार मिल रहा है बस। टेलीग्राम पे भी 1000 से ऊपर हो चुके हैं, अभी इंस्टाग्राम पे बाकी है। इंस्टाग्राम पे भी 1000 नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वहाँ भी प्यार दिखाओ। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी चलाते हैं, तो उन्हें आईडी ये लिखी हुई है, आप उन्हें सेंड करो और बोलो कि फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि हर जगह आप लोग फॉलो करोगे तो मैं हर जगह कोशिश यही करता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीच डालूँ या फिर मैं पढ़ाई से रिलेटेड डालूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। और हम लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, है ना? जब जुड़े रहते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि इस बच्चे की जॉब लगेगी, अंदर काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसकी जॉब लग गई है। तो आप लोग जुड़े रहोगे तो याद भी रहोगे हमेशा, और हम लोग एक दूसरे से आपकी जॉब लग जाएगी। जब भी मिलेंगे तो खुशी होगी कि हाँ ये बच्चा पढ़ के जॉब लग गया, और आपको लगेगा कि ये मेरे सर हैं, इनसे मैं पढ़ता हूँ और मेरी इनके पढ़ने के से जॉब लगी है। तो आपको बताते हो अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और इतना प्यार दिया। तो रोज़ रात 8 बजे वीडियो डालता हूँ, आप लोग प्लीज़ 8 बजे डेली आ जाए करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, वीडियो देखिए। लाइव वीडियो मैं प्रीमियर चलाता हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं लाइव चैट में ऑनलाइन रहता हूँ, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है मैं वहाँ सेंड कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है वहाँ पढ़ते पढ़ते, ताकि थोड़ा सा आपका मूड अच्छा से पढ़ाई में बना रहे। और आपका टीचर जब अवेलेबल रहता है वहाँ पे, आपके जो भी आप टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं अभी लाइव, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी कैमरा या फिर इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले सकूं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चैट लाइव दे दूँ, है ना? क्योंकि एडिटिंग क्वेश्चन भी साइड में दिखाने होते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं साइड में दिखा दूँ, तो क्वेश्चन भी साइड में दिखाने तो एडिटिंग करनी होती है, तो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, बट लाइव चैट में अवेलेबल रहता हूँ। तो आप लोग रोज रात 8 बजे वीडियो डालती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करिए कि 8 बजे ही आ जाइए, और अगर कोई इशू है बाद में देखना चाहते हो बाद में भी देख सकते हैं। क्लियर? तो कल मिलेंगे 8 बजे हमेशा की तरह। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।